So now let's start the special cases based on जो हमने अभी V1 और V2 ऑब्टेन किया था उन पर। ठीक है, तो स्पेशल केसेस देखिए यहाँ पर क्या क्या स्पेशल केसेस हो सकते हैं। मैंने डायग्राम रब नहीं किया है जिससे आपको समझ में आ जाए कि स्पेशल केस हम कर रहे हैं केस 1 व्हेन both are identical mass, it means when m1 is equals to m2, let m मान लिया दोनों का मास। सो बाय इक्वेशन 7 एंड 8 इसमें अगर हम रख दें तो बाय इक्वेशन 7 से हमें क्या मिलेगा, v1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m1 इज इक्वल टू m2 m माइनस m 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस m2 की जगह m 2m और नीचे m प्लस m 2m into u1, 2m gets cancelled, what do we get, v1 is equals to u1। एक तो डेटा ये मिला और ये हमें फर्स्ट काम किया हमने इक्वेशन 7 से, और बाय इक्वेशन 8 व्हाट डू वी गेट, इक्वेशन 8 के अंदर अगर मैं रखूं तो v2 इज इक्वल टू m2 की जगह m, m1 की जगह m माइनस m 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, प्लस m1 की जगह भी m 2m m2 प्लस m1 m प्लस m 2m इंटू, सॉरी यहां पर u2 है, u2 इंटू u1 है ना, ये v1 इज इक्वल टू u2, बाय मिस्टेक मैंने वहां 1 लिख लिया था, u2, 2m से 2m गेट्स कैंसिल, v2 इज इक्वल टू u1, यानी कि केस 1 में thus when m1 is equals to m2 is equals to m, we get क्या, दो रिजल्ट, v1 is equals to u2 and v2 is equals to u1। तो ध्यान से देखिए u2 क्या थी, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और u1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो जो वेलोसिटी 2 की थी वो आफ्टर कोलिजन 1 की बन जाएगी। v1 इस टाइम पे क्या हो चुका है, u2, जो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उस स्पीड से तो मूव करने लग गया फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला जिस स्पीड से मूव कर रहा था अब वो सेकेंड वाला मूव करने चालू हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, दैट मींस वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज ड्यूरिंग दिस इलास्टिक कोलिजन इन सच सिचुएशन, दैट इज द वेलोसिटी will get interchange after collision, interchange after collision कब, when m1 is equals to m2। भाई जो रटे तो पूरा प्रॉपर तरीके से रटे, केवल ये नहीं कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, इंटरचेंज तब होती है जब दोनों आइडेंटिकल मास के ऑब्जेक्ट्स हों तब। ठीक है, अच्छा साहब, अब केस 2 कर लेते हैं, केस 2। ठीक है, तो केस 2 क्या है हमारे पास, अभी हमने व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m मान लिया, इसमें हमने एज्यूम कर रखा था कि दोनों मूव कर रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम केस, लेकिन इसमें यह मान लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो लेट्स सपोज m2 इज स्टेशनरी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है m2 को स्टेशनरी मानना पड़ेगा कोलिजन के लिए। अगर आपने बोल दिया m1 स्टेशनरी है तो कोलिजन होगा ही नहीं ना, m2 तो इधर चलता रहेगा, कोलिजन ही नहीं होगा। तो स्पेशल केस क्या ले रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। सो केस 2 व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 और मान लिया दोनों का मास m एंड u2 इज इक्वल टू 0, दैट इज second object is at rest, second object is at rest। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं जल्दी से, वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, इक्वेशन 7 और 8 में। सो बाय इक्वेशन 7
क्या मिलेगा, वी गेट v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1। तो m1 m2 की जगह वापस से हमने m रख दिया, 0 हो गया। सो v1 क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2, 0 हो गया ये तो, प्लस 2m2 u2। अब यहां पर देखो ये तो भले 2m अपॉन 2m बन जाएगा, लेकिन u2 भी तो 0 है, तो ये भी क्या बन गया, 0। इसका मतलब पूरी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो v1 हो गया 0। v1 0 का मतलब दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट after collision will become at rest, रेस्ट पर आ जाएगा आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो इक्वेशन 7 से हुआ। सेकंड देखें, बाय इक्वेशन 8 व्हाट डू वी गेट, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू u2 भी 0 और m माइनस m ये भी 0, तो 0 ओवरऑल 0 हो ही जाएगा ये तो, प्लस 2m1 u1, तो m1 की जगह m, नीचे m2 प्लस m1 m 2m, और u1 तो u1 है ही सही, ये बन गया u1। तो v2 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर आ गया, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो चुकी है। दैट इज इन सच सिचुएशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट after collision will become at rest, and the second object which was initially at rest now after collision will be moving with the velocity of with the initial velocity of first object, ठीक है। इनफैक्ट आप ध्यान से देखो तो v1 इज इक्वल टू u2, यही सेम कंडीशन है, मैं u2 0 कर दिया तो v1 0 हो गया, v2 u1 हो गया। तो ये जब रेस्ट पर ले लूं मैं तो हुआ क्या होगा, u2 0 हो गया होगा, ये इससे टकरा करके ये तो रेस्ट पे आ गया और ये आगे बढ़ गया। किससे आगे बढ़ा, जितनी स्पीड से आ रहा था। ऐसा एग्जांपल आपने प्रैक्टिकली कहां देखा होगा, कैरम बोर्ड की गेम पर, है ना। स्ट्राइकर से हम हिट करते हैं तो एक कॉइन, ये कैरम बोर्ड का बोर्ड, यहां पर स्ट्राइकर की साइज थोड़ी बड़ी होती है, यहां पर एक कॉइन और यहां पर ये दूसरी कॉइन। तो जब इससे जोर से हिट करते हैं तो ये इससे टकराती है, ये वाली इस जगह आ जाती है और ये सेकंड वाली कहीं पे मूव कर जाती है। किस वेलोसिटी से मूव करेगी, सेम वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में इलास्टिक रखने तो सेम ही डायरेक्शन में जाएगी। तो ये वाली यहां आ जाएगी, ये वाली आगे बढ़ जाएगी, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा और दूसरा वाला पहले की वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। कितनों को ये दोनों स्पेशल केस अच्छे से समझ में आ गए। नाउ लेट्स स्टार्ट केस 3। अब केस 3 के अंदर और स्पेशल कंडीशन क्या ले लेते हैं। इस टाइम पे हम ये मान रहे हैं कि सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, ये सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि u2 0 है, एंड m1 इज मच लेस देन टू m2, यानी कि m1 बहुत ही स्मॉल है और ये बहुत ही लार्ज साइज का है, बिग साइज का है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी आपको, ये छोटी सी बॉल, ये बड़ा पत्थर, ठीक है, एक छोटी सी बॉल और एक बहुत बड़ी चट्टान, बहुत बड़ा पत्थर। तो प्रैक्टिकली सोच करके बताओ कि अगर ये छोटा सा कोई बॉल हो और ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा हो, जिसका मास हमने m1 बोल रखा है, u1 से जाएगा, ये इस पे हिट होगा तो होगा क्या ये मूव होगा क्या? नो सर। क्या होगा, ये वहीं का वहीं रहेगा
यानी कि आफ्टर कोलिजन भी ये अगर इनिशियली रेस्ट पर है और इतना बड़ा है तो इसके कंपैरिजन में इससे ये हिट कर भी देगा तो ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला, ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे बना रहेगा। इस बॉल का क्या होगा, ये इससे जब हिट होगी तो क्या होगी, वापस बाउंस बैक होगी। हमें यही अभी देखना, ये अपने आप मैथमेटिकली निकल करके आएगा, देखिए कैसे। तो इन सच सिचुएशन जब m1 बहुत बहुत छोटा है तो हम उसको m2 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सो इन सच सिचुएशन m1 can be neglected with respect to m2। तो हम इक्वेशन 7 और 8 में m1 को ऑलमोस्ट जीरो मान लेंगे, दैट इज m1 कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट जीरो इन इक्वेशन 7 एंड 8। सो फर्स्ट बाय इक्वेशन 7 दो कंडीशन क्या क्या दे रखी है, एक कंडीशन u2 0 और एक m1 0, दो कंडीशन हमें इसमें रखनी है। तो अगर मैंने m1 0 रख दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस m2, m1 0, सो माइनस m2 अपॉन m2 इंटू u1। सो v1 मिला हमें 0 माइनस, मैं लिख देता हूं एक बार आपको ध्यान रहेगा, 0 माइनस m2 अपॉन 0 प्लस m2 इंटू u1 माइनस m2 अपॉन m2 इंटू u1। m2 से m2 कैंसिल हो गया, v1 इज इक्वल टू माइनस u1। इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगी और सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम है, नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। तो ये जब फर्स्ट इससे हिट होगा तो ये खुद अपनी मोशन को रिबाउंड कर लेगा अपनी सेम स्पीड से। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से हिट हुआ था तो ये 10 मीटर पर सेकंड से वापस अपनी सेम पाथ को रिट्रेस करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज द मीनिंग। और v2 क्या होगा, v2 इज इक्वल टू बाय इक्वेशन 8 व्हाट डू वी गेट, इक्वेशन 8 से m2 माइनस m1, तो m2 ही रहेगा, m1 0 है, सो m2 अपॉन m2 इंटू u2 तो 0 है तो ये पूरी टर्म फर्स्ट टर्म 0 हो गई, प्लस m1 0 है तो ये पूरी टर्म भी 0 हो गई। इसका मतलब v2 कितना आ गया, 0। इसका मतलब second object will still remain at rest while the first object will bounce back or will come back with the same speed but in opposite direction। कितनों को ये केस भी समझ में आ गया अच्छे से। तो देखिए अब नेक्स्ट केस नंबर 4 है ना, 3 केसेस हम कर चुके हैं, केस 4। अब इसमें हम अभी भी सेकेंड ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर मान रहे हैं लेकिन इसको बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। तो केस 4 व्हेन m1 इज मच ग्रेटर देन टू m2, यानी कि m2 को हमने m1 के रेस्पेक्ट में 0 मान लिया तो m2 0 हो गया, एंड u2 इज इक्वल टू 0, यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी है और उसका मास फर्स्ट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ये और ये छोटी सी बॉल, ठीक है। आप अज्यूम कीजिए एक ट्रक है और एक छोटा सा कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं ना, चाहे कोई जानवर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, चूहा मान लो, इसको ट्रक मान लो, ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो इसका मास और इसका मास, ये है m1 मच ग्रेटर देन, और ये m2, तो m2 को इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लें। तो बाय इक्वेशन 7 व्हाट डू वी गेट, v1 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर u1 m2 0 है, तो m1 अपॉन m1 ये तो 0 हो गया, m1 अपॉन m1 कैंसिल आउट, u1, तो v1 तो रहा u1 ही, ठीक है। u2 हो चुका है 0, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं लिख देता हूं, m1 माइनस 0 अपॉन m1 प्लस 0 इंटू u1, और प्लस u2 तो 0 चल रहा है, रेस्ट पर है, ये वाला रेस्ट पर है सेकेंड, तो ये 0 हो गया, तो m1 अपॉन m1 1 इंटू u1, तो कितना आंसर मिल गया, u1। इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन भी अपनी सेम स्पीड से ही प्रैक्टिकली चलता रहेगा, जो हमें डेली लाइफ में ऑलमोस्ट देखने को मिलती है। और बाय इक्वेशन 8 व्हाट डू वी गेट,
v2 इज इक्वल टू m2 0 हो गया, m2 0 है तो ये तो 0 माइनस m1, 0 प्लस m1 माइनस बचेगा, और u2, लेकिन u2 तो 0 चल रहा है तो ये 0। यहां पर देखें m1 तो 0 है तो ये पूरी टर्म भी 0। इसका मतलब v2 क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा, v2 कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब या तो ये इसी के साथ पूरा का पूरा चलता जाएगा, या फिर ये m1 ऑब्जेक्ट इसको कुचलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशन। शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, m1 नहीं, मैंने शायद यहां गलत कर दिया, नहीं। वापस देखते हैं भाई v2 को। हाँ भाई, बाय इक्वेशन 8 बात करते हैं। m2 u2 0 है, u1 0 नहीं है ना, u1 0 नहीं है, m1 भी 0 नहीं है, m1 0 नहीं है, m2 0 है, तो क्या बचेगा 2m1 अपॉन 0 प्लस m1, और ये कितना बच गया इंटू u1, m1 से m1 कैंसिल, 2u1, यानी कि हम बोल रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्ट अपनी पहले जब रेस्ट पर था तो वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की डबल स्पीड से जाएगा। तो डबल स्पीड का मतलब हुआ, क्योंकि हम हेड ऑन कोलिजन बोल रहे हैं, है ना, हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या हुआ, इससे ये सीधा जाकर के ऐसे टकरा रहा है, ये छोटी सी बॉल है, इससे बड़ी बॉल जाके ये ऐसे हिट हो रही है, तो हिट होते ही ये इसकी डबल स्पीड से, इनिशियल स्पीड की डबल स्पीड से आगे मूव करेगी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली? सो लेट्स डिस्कस नाउ। अभी हम कोलिजन तो देख ही चुके थे, लेट्स डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन। कि हमने बोला, क्योंकि जैसे हमने डिफाइन किया था टाइप्स ऑफ कोलिजन्स को, तो हमने सब में बोला था कि भाई लीनियर मोमेंटम चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व। लेट्स प्रूव इट कि हाँ साहब होगा, ऐसे ही होगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि कोई सी सिचुएशन मान लेते हैं कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है m1, ठीक है, ये कुछ u1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, ठीक है, ये किसी दूसरी वेलोसिटी से जा रहा होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसकी वेलोसिटी इधर मान लो, इधर मान लो, डजंट मैटर। तो अगर, क्योंकि लेकिन आपको इलास्टिक इनइलास्टिक दोनों के लिए इन जनरल कर रहा है, तो मैंने एक ही डायरेक्शन मान ली। अब ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा, ये दोनों हिट हुए, तो ये m1 ने m2 पर फोर्स लगाया, m1 ने m2 पर फोर्स लगाया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू, अगर इसने m1 ने m2 पर फोर्स लगाया है, पूरे सिस्टम को आइसोलेटेड मान लें कि बाहर से और कोई फोर्स नहीं आ रहा, तो m2 भी m1 पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, जितना ये लगा रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो हो गया m1 ने जो m2 पर फोर्स लगाया उसको लिख दिया, फोर्स किस पर लग रहा है, m1 किस पर लगा रहा है, 2 पर, तो F2 1, सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F2 1, ठीक है। और m2 m1 पर जो फोर्स लगा रहा है उसको हमने बोल दिया कितना, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर तक दिखा देता हूं आपको यहां से, ताकि आपको इजीली नजर आ जाएगा। ये लगाया F2 1, और इसी तरह से ये जो m2 है ये m1 पर फोर्स लगा रहा है कितना, तो 1 पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12, ठीक है। ये कितने टाइम के लिए लगा, तो हमने मान लिया लेट्स सपोज डेल्टा टी टाइम के लिए लगा, कि ड्यूरिंग द कोलिजन डेल्टा टी। तो एक तरह का इंपल्सिव फोर्स लगा, ये इस तरह से ये दोनों आ रहे हैं, या तो ये इधर जा रहा है या ये इधर, एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे दूर जा रहे हैं। अगर दूर जा रहे होंगे तो हमने ये मान रखा है कि u1 ग्रेटर देन टू u2, तभी कोलिजन होगा। या तो ये इससे हिट हुआ, हिट होने के बाद ये आगे बढ़ रहे होंगे, जो भी हो रहा होगा, तो इसका मतलब इनकी वेलोसिटीज लेट्स सपोज चेंज हो गई आफ्टर कोलिजन। m1 की वेलोसिटी हो गई v1, m2 की वेलोसिटी हो गई v2। सो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है बिफोर कोलिजन, और वो पूरा प्रोसेस चल रहा है आफ्टर कोलिजन, ठीक है साहब। ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर। अच्छा, अभी हमें ये नहीं लगाना कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर, या फिर P टोटल P विल बी कांस्टेंट, या तो ऐसे प्रूव कर दो, ठीक है।
तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पर कि जब ये इम्पल्सिव फोर्स लगा होगा, यानी कि जो भी फोर्स लगता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स, है ना, एफ डेल्टा टी। सो जब यहां पर फोर्स इस पर लगा तो इनिशियल वेलोसिटीज थी u1 u2, इनकी वजह से इनके इनिशियल लीनियर मोमेंटम्स थे m1 u1 और m2 u2, लेकिन कोलिजन होने के बाद इनके लीनियर मोमेंटम चेंज हो गए, इसका हो गया m1 v1, इसका हो गया p2 डैश m2 v2। इसका मतलब द चेंज इन लीनियर मोमेंटम अकर्ड। ये क्यों हुआ, बिकॉज दे अप्लाइड द फोर्स ऑन ईच अदर। और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force on that object। तो अगर मैं यहां पे पूछूं कि यहां लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ है, पहले P1 था, P1 डैश हो गया, सो यहां पे पूछूं चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोल रहे हैं लेट्स सपोज डेल्टा P1, है ना। तो डेल्टा P1 कितना हो गया, m1 v1 माइनस m1 v1 माइनस m1 u1, है ना, m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, कितने टाइम में हुआ, इन टाइम डेल्टा टी, ये डेल्टा टी के बाद ही ये कुछ चेंज आया, जो भी चेंज आया। ठीक इसी तरह से अगर मैं पूछूं यहां पर, अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट के लीनियर मोमेंटम में चेंज आया है, तो फोर्स ऑन वन शुड बी इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T1, डेल्टा T1 है डेल्टा T, ठीक है। F1 का मतलब फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन किसको बोल रहे हैं, तो यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं इन दोनों टर्म्स को। F21 का मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना, टू पर फोर्स लग रहा है वन के कारण, इसका मतलब सिंपली इट इज F2। इसी तरह से F12 का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसका मतलब सिंपली ये क्या है, फोर्स ऑन वन, F1। तो F1 का मीनिंग मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको कि ये एक्चुअल में F1 इज नथिंग बट व्हाट, F12। अगर ये F12 है तो इसका मतलब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, डेल्टा P1, या चलो इसी को इक्वेशन 1 बोल दें, हटाओ इक्वेशन वाइज, इक्वेशन 1, ठीक है, और सब कुछ वेक्टर फॉर्म में ही चल रहा है साहब, ठीक है, F12। इसी तरह से सेकेंड ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में भी चेंज हुआ, तो हम क्या लिखें, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये कितना हो गया, डेल्टा P2, ये कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 v1। ठीक, ये कितने टाइम में हुआ, ये भी कोलिजन, तो दोनों एक दूसरे से टकराए और दोनों के कोलिजन में टाइम तो डेल्टा टी लगा, इन टाइम डेल्टा टी। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F2 should be equals to change in linear momentum of the object with respect to time, rate of change in linear momentum, डेल्टा P2, ये F2 का मतलब एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, F21, इक्वेशन नंबर 2। बट सिंस थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप, बट सिंस here F12 and F21 are action reaction forces, action reaction forces, ठीक है। अगर ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है तो देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होना चाहिए,
Therefore, according to Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि भाई जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। इसका मतलब F12 वेक्टर शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21, माइनस का मतलब डायरेक्शन में अपोजिट। ठीक है, सो जल्दी से इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पर इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, इक्वेशन 2 बोल दिया, बाय 1 and 2 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T गेट्स कैंसल्ड। डेल्टा P1 और माइनस बाहर चल रहा है, माइनस तो है ही, F21 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने तो बस। तो हमें मिला डेल्टा P1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 वेक्टर। ये माइनस वाले को इधर लेकर के आ जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। P1 प्लस P2 क्या बना, अगर मैं P1 प्लस P2 बोलूं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम में चेंज 0 है। टोटल मोमेंटम में चेंज 0 है। किसी चीज का टोटल मोमेंट, किसी चीज का टोटल में चेंज हमेशा 0 आ रहा है, इसका मतलब वो उन दोनों का सम हमेशा क्या बना रहना चाहिए। एवरीवन जल्दी जल्दी, किसी में चेंज 0 आता है तो वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट। P1 प्लस P2 शुड बी कांस्टेंट। भाई सिंपल सी बात है ना। अगर मैं पूछूं, कह दूं कि डेल्टा Y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब Y2 इज इक्वल टू Y1। तो Y क्या हुआ, कांस्टेंट रहना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल देखो, Y1 की वैल्यू लिख दी मैंने 3, Y2 की वैल्यू भी लिख दी 3, और इसमें पूछा डेल्टा Y, तो डेल्टा Y क्या आएगा, 0। डेल्टा Y 0 आने का मतलब जिस क्वांटिटी में चेंज 0 होता है वो क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। जिस भी क्वांटिटी का चेंज 0 हो वो क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर P1 की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लो 10 है, P2 की वैल्यू 5 है, और मैंने कहा P1 प्लस P2 15 हो गया, ये बिफोर कोलिजन थोड़ी देर के लिए। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, मान लिया कि ये P1 डैश हो गया साहब 7 और P2 डैश हो गया 8। तो इनका जब सम पूछूंगा P1 डैश प्लस P2 डैश, तो ये कितना आएगा 15। इनका सम कितना आ रहा है 15। तो मैं डेल्टा P1 प्लस P2 पूछूं, जैसे हम यहाँ पे डेल्टा P का मतलब बोल देते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल हुआ, ये इनिशियल हुआ। P1 प्लस P2 को इनिशियल मान लो, P1 डैश प्लस P2 डैश को फाइनल मान लो, तो उनमें चेंज क्या आएगा, 0। इसका मतलब इनका सम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो हमने बोल दिया भाई P1 प्लस P2 शुड बी कांस्टेंट। तो पूरा सम टोटल लीनियर मोमेंटम P1 प्लस P2 क्या शो कर रहा है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट। अच्छा, किसी को मान लो इसमें कंफ्यूजन हो गया कि सर ये ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, एक काम करो ना। क्या काम करोगे, मैं ये ऊपर वाली चीजें रब कर देता हूं और यहां पे इसको सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। देखो इस जगह से हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने डेल्टा P1 निकाल रखा है और डेल्टा P2 निकाल रखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो हमने बोला है हमारे पास रिजल्ट क्या है अभी, डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। यहां तक तो किसी को दिक्कत हुई नहीं होगी। डेल्टा P1 का मतलब है M1V1 माइनस M1U1, ठीक है, माइनस M1U1, ये डेल्टा P1 है, ध्यान से समझिएगा। अब जब हमने ये बोला है कि ये M1V1 हुआ है और ये M2V2 हुआ है, तो ये तभी पॉसिबल है जब V2 बड़ा हो किससे, V1 से। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। यहां पे मैं डेल्टा P2 माइनस की वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। डेल्टा P2 क्या है, कहां गया, ये रहा,
m2v2 माइनस m2u2 m2v2 माइनस m2u2 ठीक है। m1 v1 है ना, p1 का फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, m1 v1 माइनस m1 u1, फाइनल माइनस इनिशियल सेकंड का m2 v2, माइनस अंदर लेकर के आओ, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ये मैंने u1 वाली टर्म उधर भेज दी और v2 वाली टर्म इधर लेकर के आ गया, यानी कि v वाली टर्म्स एक साथ, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 उधर गया, प्लस का हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इस पूरे को रीड क्या करेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर